हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन में भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल में कैसे हुआ उसको हम लोग देखेंगे। और ये सेक्शन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन मैं बता देता हूं। देखिए, 1986 के बाद वर्ष 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है, नई शिक्षा नीति लाई जाती है सरकार के द्वारा। तो अगर हिस्ट्री में प्रश्न बनाना होगा शिक्षा को लेकर तो जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग हैं या तो कॉलेज हैं जिनकी स्थापना पहली बार की गई थी भारत में, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर एक छोटा सा नोट्स है जिसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मिलने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कलकत्ता मदरसा से। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। इसकी स्थापना 1787 में की जाती है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। फारसी एवं अरबी भाषा का अध्ययन जो है इस मदरसा में, कलकत्ता मदरसा में किया जाता है। संस्कृत कॉलेज की बात करें, एग्जाम में कई बार आया है। 1791 में इसकी स्थापना की जाती है जोनाथन डंकन के द्वारा। कहां पे? बनारस में। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके आरओ एआरओ के यूपी स्पेशल का भी एक सेक्शन काउंट होगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इस कॉलेज में हिंदुओं के साहित्य और कानून का अध्ययन करवाया जाता था, इसको आप ध्यान रखें। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना 1799 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की जाती है और इस कॉलेज में असैनिक अधिकारियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको पता है कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज, इन दोनों कॉलेज को लेकर किसी एक व्यक्ति ने सरकार की आलोचना भी की थी। उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज को लेकर सरकार की आलोचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के विकास में अतुलनीय योगदान दिया था और ये एक उदारवादी एवं ज्ञान युक्त विद्या के समर्थक भी थे, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। चार्टर एक्ट 1813, कई बार इस एक्ट से प्रश्न बना है शिक्षा को लेकर। प्रश्न रहता है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए के खर्च की बात किस चार्टर एक्ट में की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय पारित किया गया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिंदू कॉलेज के बारे में बता दें, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी, डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। और इस कॉलेज में शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी बनाया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको हम हिंदी में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1835 में इसको लाया गया था। मैकाले इस सिद्धांत के द्वारा केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही आधुनिक शिक्षा पहुंचाना चाहता था, इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये लाया तो मैकाले था, लेकिन इसको लागू किसने किया था? इसको लागू किया था ऑकलैंड। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यहां से आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसका उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी विद्यालय की स्थापना पर चार्ल्स वुड डिस्पैच के माध्यम से ही जोर दिया गया, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, इसके माध्यम से। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच के माध्यम से और इसी के माध्यम से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। लेकिन एक और फैक्ट है यहाँ पे, वो ये फैक्ट है कि चार्ल्स वुड के लागू होने के बाद ही 1855 में प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे। और थोड़ा स्वास्थ्य समस्याओं से अभी पीड़ित हूं, थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए जो है अभी यूपी स्पेशल की क्लास जो है आपका थोड़ा सा मैं ब्रेक किया हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उसके कुछ और पार्ट आएंगे, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे हिस्ट्री लेके चलते हैं। और अगर ये सेशन भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।
अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा के विकास में ब्रिटिश काल में हंटर शिक्षा आयोग के बारे में। कई बार इस आयोग से प्रश्न बने हैं। यह कब लाया गया था? लॉर्ड रिपन के समय 1882-83 में। चार्ल्स वुड के डिस्पैच के तहत लागू व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु इसका गठन किया गया था, हंटर शिक्षा आयोग का। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया। प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ये स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों के बारे में इन्होंने जोर दिया था, और माध्यमिक शिक्षा के दृष्टि से देखें तो साहित्यिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। हंटर आयोग ने ऐसा मतलब कि जोर देने के लिए बताया था। मुसलमानों में शिक्षा का विकास के बल पर इन्होंने जोर दिया। शारीरिक शिक्षा पर पहली बार संस्तुति हंटर आयोग ने की थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि शारीरिक शिक्षा पर पहली बार संस्तुति कौन किया था? हंटर आयोग ने किया था। अब हम बात करते हैं रैले कमीशन के बारे में। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे भी प्रश्न आयोग द्वारा दिया गया है। विश्वविद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इसका गठन किया गया था। आयोग में 2 भारतीय थे। ये प्रश्न पहले आ चुका है, तो ये 2 भारतीय कौन कौन से थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। गुरदास बनर्जी, ये 2 भारतीय थे जो कि रैले कमीशन में शामिल थे। सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अगर प्रश्न बने कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस कमीशन के द्वारा जो है, किस कमीशन के सिफारिश पर पारित किया गया, तो उसका आंसर होगा रैले कमीशन। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण रैले कमीशन के माध्यम से बढ़ाया गया था। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का भी अधिकार देने की ये सिफारिश करते हैं। अब हम बात करते हैं 1917 के सैडलर आयोग के बारे में। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी दो भारतीय सदस्य थे। कौन कौन से? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन बर्नी। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, रैले कमीशन में सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और गुरदास बनर्जी थे। यहां पे सैडलर आयोग में जो 2 हैं उनका नाम आशुतोष मुखर्जी है और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद हैं। तो यहां पे मुखर्जी हैं सैडलर में और यहां बनर्जी हैं रैले में। बहुत ही मतलब कि कंफ्यूज होने वाला ये विकल्प है, तो यहां पे आप ध्यान रखे रहिएगा। गुरदास बनर्जी रैले कमीशन से हैं और आशुतोष मुखर्जी ये सैडलर कमीशन से हैं। सैडलर कमीशन हाई स्कूल शिक्षा का माध्यम प्रांतों का वार्नर कूलर तथा उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम पर ये जोड़ देते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। वार्नर कूलर के माध्यम से देसी भाषा पर इनका जो है विशेष ध्यान रहता है। हार्टोग कमेटी के बारे में बता दें कि 1929 में लाया गया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। हार्टोग कमेटी प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर देती है। यह स्टेटमेंट आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं शिक्षा पर वर्धा सम्मेलन जो हुआ था। कब हुआ था? 22-23 अक्टूबर 1937 को, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी स्वयं करते हैं। शिक्षा योजना के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में एक जो है योजना तैयार की गई थी। बेसिक शिक्षा का प्रमाणिक दस्तावेज तैयार हुआ था इस वर्धा सम्मेलन में। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया। आचार्य नरेंद्र देव ने इसमें समाहित स्वावलंबन के सिद्धांत की कटु आलोचना की थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के सार्जेंट योजना के बारे में बता दें कि यह 1943 में लाया गया था। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय युवा आंदोलन इसी योजना का एक प्रभाव था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सार्जेंट योजना की सिफारिश पे की गई थी। नर्सरी स्कूल महिलाओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, ऐसा भी सार्जेंट योजना के माध्यम से बताया गया था। 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य व मुफ्त होना चाहिए, ये सार्जेंट योजना की सिफारिश में था। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा पूरा आधुनिक शिक्षा के विकास को लेकर हमारे ब्रिटिश काल में जितने भी आयोग बने थे इंपॉर्टेंट, और जितने भी कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। और मैं फिर से बता देता हूं कि यूपी स्पेशल के अभी 3-4 लेक्चर और आने बाकी हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं और कल हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस के सम्मेलन से। ब्रिटिश काल में जितने भी कांग्रेस के सम्मेलन हुए हैं
आईएनसी के सम्मेलन हुए हैं, यहां से भी प्रश्न देखे जाते हैं, उसको हम लोग मॉर्निंग में कवर करेंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, तब तक मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।